के पढ़ने वाले हैं नोट्स के साथ में। मतलब नोट्स भी इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं, जो लोसेंट बुक होती है उसके विद नोट्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को। जो भारत का इतिहास है उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भारत का इतिहास में हम पढ़ेंगे कि भारत का इतिहास क्या था, कैसे था। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के। प्राचीन में भारत का जो क्या क्या चीज़ें थी ये सब हम पहले पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो भारत है, उत्तर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी या दक्षिण समुद्र तक जो बसा एक देश है उसे हम भारत कहते हैं। और भारत देश का जो नाम है वो किस पे पड़ा, मतलब भारत ही क्यों पड़ा? राजा भरत जो है, राजा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है भारत। राजा जो भरत है उनके नाम पे जो भारत देश का नाम पड़ा भारत। और जो यूनानी थे, ठीक है, यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से भी बुलाया। और जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने भारत को हिंदुस्तान नाम भी कह के पुकारा। और वो इसलिए पुकारा क्योंकि जो भारत देश था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए उसको हिंदुस्तान भी कहा जाता था। अब हम बात कर चुके हैं इन सब के बारे में। अब हम बात करते हैं इतिहास। इतिहास को 3 भागों में जो है बांटा हुआ होता है। कौन कौन से? सबसे पहले तो इतिहास को जो श्रेय जाता है, इतिहास का जो श्रेय जाता है वो जाता है क्रिस्टोफ सेल्सियस का। ये इनके 1678 से 1707 ईस्वी तक का इनका समय है। और इनका श्रेय क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने इतिहास को क्या है, भारत के इतिहास को 3 भागों में इन्होंने बांटा। और किसने बांटा? ये बांटा था क्रिस्टोफ सेल्सियस ने, ताकि हम उसका एक अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फिर हम आगे जाके विश्व इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन मेनली 3 से ही होता है कि प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन का भारत हो गया और अब का जो आधुनिक भारत है वो भारत। ठीक है, तो ये हम अब पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत के। भारत जो था प्राचीन में उसका क्या जो था इतिहास रहता है, क्या क्या चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है कि इतिहास जानने की स्रोत, कि हम इतिहास को कैसे जान पाए। तो सबसे पहला आता है हम इतिहास जानने के स्रोत के अंदर धर्म ग्रंथ, कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके द्वारा हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनके सहायता से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भारत में जो विदेश यात्री आए उनकी सहायता से हम पढ़ सकते हैं। और जो पुरातत्व हैं, जो अभिलेख हैं, जो और भी पुरानी चीज़ें मिलती है हमारे को, वो भी किस कैटेगरी में आती है? हमारे को इतिहास जानने के स्रोत के अंदर आती है। तो ये हमने 4 कैटेगरी बनाई है। इसके अंदर हम भारत को जो इतिहास है उनको जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अब टॉपिक लेते हैं धर्म ग्रंथ। इसके अंदर भी क्या क्या टॉपिक आएंगे? वेद आएगा, वेदांग आएगा, पुराण आएगा, उपनिषद आएगा, और भी आएंगे। ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर ही जातक, आगम, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी विदेश में भी आएंगे। और हम आगे जाके पढ़ते रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद। वेद का एक नाम होता है संहिता, मतलब इसको संहिता भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेद, ठीक है। वेद मतलब जिन्हें संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। अब वेद के अंदर हम सबको पता होगा, ज़्यादातर को तो, कि जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं। और वेदों के रचयिता कौन है? वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास जो है उन्हें वेदों का रचयिता कहते हैं। वेद से वेद और वेद व्यास, तो ऐसे हम इसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि वेद 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ऋग्वेद, फिर होता है यजुर्वेद,
फिर होता है सामवेद और होता है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद और सबसे आधुनिक ऐसे ही अथर्ववेद। सबसे नया वेद भी हम अथर्व को वेद हैं, जो सबसे बाद में बना, मतलब ठीक है, उसे हम बोलते हैं अथर्ववेद। अब देखो इनके उपवेद भी हैं, जैसे वेद होता है ना, उनके उपवेद भी होते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। क्या होता है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद और सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का होता है शिल्पवेद। अब हमने ये तो पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, उनके छोटे छोटा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम इसका डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद के अंदर जो ऋग्वेद वेद है उसके अंदर 10 तो मंडल है और 10 मंडल हैं, जिसके अंदर और मंडले के अलावा 1028 सूक्त है। सूक्त को हम श्लोक भी कहते हैं। सूक्त मतलब श्लोक। कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं। और ऋचाएँ भी हैं। ऋचाएँ जो होती है रचनाएँ, ये देखो मैं बताती हूँ, ये है ऋचाएँ। ऋचाएँ को हम बोलते हैं रचनाएँ। तो ऋचाएँ भी हैं। कितनी है? 10,462 जो है हमारी ऋचाएँ हैं ये। ठीक है। अब देखो, अब ऋचाएँ जो होती है उनको पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। मतलब जैसे कि अब रचनाएँ हैं तो उन रचनाओं को पढ़ेंगे हम, तो उन पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि 10 मंडल होता है, तो 10 मंडल के अंदर अब हम मंडलों की बातें करते हैं। जो जैसे 10 मंडल के अंदर एक तीसरा मंडल है ना। तीसरा जो मंडल है ना, तीसरा मंडल वो है सूर्य देवता को समर्पित। सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित एक तीसरा मंडल है, जिसकी रचना किसने करी है? विश्वामित्र द्वारा की गई है। उसके अलावा ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्रों का भी उल्लेख किया गया है। मतलब जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है ये वाला ऋग्वेद के अंदर ही आता है। ठीक है। और हम क्या पढ़ते हैं? नौवा मंडल जो है सोम देवता को है। देखो तीसरा तो सूर्य देवता को है ना, और तीसरा सूर्य देवता को है, और जो इसके बाद जो नौवा है वो सोम देवता को है। ठीक है। उन सोम देवता का उल्लेख मिलता है। 8वें मंडल के अंदर हम हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उनका हमें उल्लेख मिलता है 8वें मंडल के अंदर। और इन हस्तलिखित ऋचाओं को हम पता है क्या कहते हैं? इन्हें हम खिल कहते हैं। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहा जाता है। ठीक है। और इन ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और जो 10वां मंडल है, अब हमने तीसरा पढ़ लिया। तीसरा सूर्य देवता को, सावित्री को समर्पित। 9वां मंडल सोम देवता का उल्लेख। 8वें में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। 10वां मंडल के अंदर ये जो ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का जो है वो उल्लेख मिलता है। जो पुरुष सूक्त होता है, पुरुष सूक्त मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का उल्लेख हमें जिस वेद में मिलता है वो वेद होता है ऋग्वेद। ठीक है। तो ये ऋग्वेद है जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें 10वें मंडल के अंदर मिलता है। अब जो इंद्र हैं, इंद्र के 250 श्लोक और अग्नि के 200 श्लोक, ये हमारे को किस में मिलते हैं? ऋग्वेद के मंत्र मिलते हैं। कि ऋग्वेद में इंद्र के कितने श्लोक है? 250 और अग्नि के 200। ठीक है। ये श्लोक है, सूक्त भी बोलते हैं। और हमने एक और चीज़ इसमें ध्यान में देख ली है कि जो परिच्छेदों में प्रयुक्त एक ना ऋग्वेद के जो परिच्छेद है, कुछ परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द जो होता है ना, वो गाय को लिए यूज़ किया गया है। जो अधन्य शब्द है वो गाय के लिए यूज़ किया होता है। मतलब जिसका कोई वध नहीं कर सकता है ना, वो शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है? गाय के लिए। ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें इसमें पढ़नी होती है। अब हम बात करते हैं जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंदर ही मिलता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसके अंदर ये सब बातें हमने पढ़ी। 10 मंडल होते हैं,
1028 श्लोक होते हैं, 10462 ऋचाएँ होती हैं। ठीक है, ये हो गया ऋचाओं को पढ़ने वाला। होत्र तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित, जिसमें और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित उल्लेख। 8वें मंडल लिखित ऋचाएँ जिसे खेल कहते हैं। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है और गायत्री मंत्रों का भी उल्लेख है। इंद्र के 250 श्लोक हैं, अग्नि के 200 श्लोक हैं और परिचितों में प्रयुक्त अवधन्य शब्द का जो प्रयोग है वो गाय के लिए किया गया है। तो ये हमारा ऋग्वेद खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, फिर हम वापस वेदों के ऊपर आएंगे। वो है BCR AD, मतलब बिफोर द जेसस क्रिसमस व्रत। मतलब कि जो क्रिसमस थे उनके ईसा मसीह थे, उनके जन्म के जो पूर्व की एक जो सन चलते थे, आपने पढ़ा जैसे सन चल रहे होते हैं, वैसे ही हम जो पुराने ज़माने में ना हम जो सन पढ़ते थे, जो ईसा के जन्म से पहले पढ़े जाते थे, उन्हें हम बोलते हैं BC, है ना। 0 ईस्वी से पहले की जो ईस्वी होती है उसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं, BC। और AD होती है ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो समय है उसे हम बोलते हैं ईस्वी के बाद। जैसे हम पहले बातें करते थे ना, तो वहाँ पे क्या थे, सीक्वेंस घटते क्रम में चलता था, BC में, और AD में बढ़ते हुए में चलता है। तो ये अब हमने इतना पढ़ लिया कि ये BC और ये AD है। ये भी क्या है, छोटा सा टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ विक्रम कैलेंडर जैसे होता है ना, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत और हिजरी संवत। ये संवत है, ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विक्रम संवत। सबसे पहले जो विक्रम संवत है जो कि 57 से 58 BC का होता है। और इसमें जो था ना, उज्जैन के स्थानीय जो राजा थे उन्होंने जो थे शकों को हराया था। जो शक थे वो आए थे भारत के अंदर जब, तो उज्जैन के राजा ने उन्हें हराया था। तो उसके कारण उन्होंने क्या किया था, एक विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। जब उन्होंने ये विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की, तब से ही विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। और अब तक 14 जो है विक्रमजीत की विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करी जा सकी है। अब हम पढ़ते हैं शक संवत। शक संवत क्या होता है, विक्रम संवत की तरह ही संवत होता है। संवत ये बेसिकली होता है एक हम समय की जो होती है ना ईस्वी, ये कहाँ तक शुरू हुई, ये ऐसे संवत होते हैं, ये कहाँ से शुरू हुई, ये हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं शक संवत को। शक संवत मतलब होता है 78 ईस्वी से ये इसका प्रारंभ काल माना जाता है। जो कुषाण वंश है ना, वो कुषाण वंश के जो एक राजा थे कनिष्ठ, जो कि वहाँ प्रतापी राजा थे। जब उनका राज्यारोहण हुआ था, अभिषेक हुआ था, राज तिलक हुआ था, तो तब से एक तिथि जो शक संवत है उसकी शुरुआत मानी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो अपना आधुनिक कैलेंडर है वो भी जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। और वो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है। यानी कि जो अपना कैलेंडर है वो किस पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है। ठीक है, क्योंकि ग्रेगोरियन भी जो है वो शक संवत पे आधारित है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट माह होता है हमारा वो होता है चैत्र, जिसकी शुरुआत होती है 22 मार्च से, और जो लास्ट होता है वो होता है फागुन। फागुन में 21 मार्च तक फागुन का समय है। ऐसे ही छोटा सा है गुप्त में 319 से लेके 20 तक ईस्वी तक इसका समय मतलब प्रारंभ काल माना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसकी शुरुआत करी थी गुप्त की। तो देखो गुप्त संवत की चंद्रगुप्त ने ही करी है मतलब। ठीक है, और देखो हिजरी संवत, ये जो है जब मुस्लिम धर्म के मोहम्मद साहब है उन्होंने 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति करी थी। वो कहाँ करी थी, हीरा नामक गुफा में करी थी। तब उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद एक संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में, उसी को हम हिजरी संवत कहते हैं। तो ये हमारा संवत कंप्लीट होता है जिसमें हमने विक्रम पढ़ा। विक्रम जो है
57 से 57 भी माना जाता है, 58 भी इसका माना जाता है, ठीक है, BC माना जाता है। जो उज्जैन के राजा ने शकों को हराया, फिर उसके बाद में उसने विक्रम आदित्य की उपाधि ली, इसके कारण विक्रम संवत की शुरुआत हुई। शक संवत 78 ईस्वी का माना जाता है। कुषाण वंश के कनिष्ठ ने इसमें जब राज तिलक हुआ था तब से शुरुआत हुई, और हमारा जो आधुनिक कैलेंडर है ग्रेगोरियन, वो भी शक संवत पर ही आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शुरुआत करी। हिजरी संवत 622 में मुस्लिम धर्म के मोहम्मद साहब ने शुरुआत करी। अब एक छोटा सा सीक्वेंस है, विदेशी आक्रमण का क्रम, मतलब जो विदेशी आक्रमण हुए थे भारत में वो पहले कौन कौन से हुए थे। मतलब पहले हिंदों का आक्रमण हुआ था, फिर यूनानियों का, फिर शक का, फिर पल्लव का और कुषाण का। पहले हिंद का, फिर यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव और फिर हिंद यूनानी है। ये भी एकदम से ये एक सात नाम है, ठीक है, मतलब सात में हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ठीक है। और ये है शक संवत व विक्रम संवत के मध्य का अंतर लगभग 135 वर्ष का माना जाता है। 136 का माना जाता है, अगर हम 58 ले लें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 58 ले लें ना, तो 136 भी माना जाता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई शक संवत या विक्रम, ये बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, वरना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इतना ही हम पढ़ेंगे। अगला जो है, अब हमारे रह गए हैं यजुर्वेद, और जो है वो पढ़े हैं, उसे हम अगली क्लासेस में लेंगे, ठीक है। अभी तक हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे और टॉपिक है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।